नमस्कार, राम राम। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आज मेरे गेस्ट हैं एनके सूद सर, एक्स-रो ऑफिसर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया नंदिता, थैंक यू वेरी मच। सर बांग्लादेश में कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेसिडेंटेड और कुछ अनएक्सप्लेन्ड कल रात में हुआ है, रात में 8:30 बजे, जब बंगा भवन के सप्पे रात में 8:30 बजे प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो उनका घर है वहां पे बहुत जबरदस्त स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है और उनकी मांग है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाया जाए और उसके बाद में आर्मी चीफ है उनका भी नंबर शायद आने वाला है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो क्या ये कू की तैयारी है, एक और कू की तैयारी होने जा रही है बांग्लादेश में? नहीं, कू की तैयारी नहीं, कू तो हो चुका जब शेख हसीना को हटाया गया। तो ये वही एलिमेंट्स हैं जो शेख हसीना के अपॉइंटेड लोगों को हटाना चाहते हैं, क्योंकि शेख हसीना एक लीगली इलेक्टेड वहां पे लीडर आई थी, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी। जबरदस्ती उनको हटा दिया गया, जबकि शेख हसीना ने बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ किया। जिस कंट्री ने अपने जो फादर ऑफ द नेशन मुजीबुर रहमान उसको हटा दिया, उसकी वहां पे मूर्तियां तोड़ दी, जिसने उनको लिबरेशन दिलाई, जिसने बांग्लादेश बनाया, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उनकी बेटी जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी वहां की, उसको हटा दिया। तो जो मोहम्मद शहाबुद्दीन है वो वहां के प्रेसिडेंट है और शेख हसीना के टाइम पे प्रेसिडेंट पर रहे थे, अब उनको हटाने की बात की जा रही है। ये जो सारी प्लानिंग है पहले से तय कर दी गई थी। इनको बेसिकली शेख हसीना का वो नाम नहीं रखना चाहते, लेकिन ये लोग अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। इनको बेसिकली समझ तो आती नहीं क्या करना है। इनके पास सिस्टम पे पावर है, स्टूडेंट पावर है। स्टूडेंट पावर क्या है? वहां पे गुंडा पावर चल रहा है, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। दुर्गा पूजा पे अटैक किया, हर एक जो दुर्गा पूजा पे जहां की गई वहां पे 5-5 लाख रुपए 5-5 टका मांगे, 5 लाख टका मांगे गए। तो अब देखिए इन्होंने, अब इनके जो शेख हसीना के जो वहां पे प्रेसिडेंट थे उनको हटा रहे हैं और ये प्लान तरीके से किया जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जब भ्रष्ट बुद्धि हो तो आप क्या करेंगे, यही चलेगा। इस तरीके से कंट्रियां नहीं चलती। अब इनकी एक बात भी है, क्या इन्होंने किया, किसी ने इनको कोट करके किया या इनके नाम लेके वहां पे आर्टिकल पब्लिश कर दिया गया कि इन्होंने ऐसे कहा? मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने कोई ऐसी इंटरव्यू दी होगी। ये सिर्फ एक पब्लिश कर दिया गया इनको बदनाम करने के लिए या इनको गद्दी से हटाने के लिए। और गद्दी से तो हटाएंगे इनको जो, और वहां पे जो गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस की इलीगल गवर्नमेंट है, लीगलाइज तो है नहीं, क्योंकि ना तो इलेक्शन लड़े, ना वो थे, पेरिस से आए, पेरिस से उनको लाया गया। लाया कौन? सीआईए। सीआईए इसी तरीके से इनको लाए थे जैसे वो ईरान के अंदर खोमैनी को लेके आए थे। खोमैनी तो अब है ना उनके प्रेसिडेंट, पहले खोमैनी थे, उनको लाए थे और वहां पे शाह की गवर्नमेंट को गिरा दिया। जबकि ईरान एक प्रॉस्परिंग कंट्री था, बहुत प्रॉस्पर था, बड़ी डेवलप कंट्री थी, और बर्बाद हो गया। इसी तरीके से अमेरिका बर्बाद कर रहा है बांग्लादेश को, ये उनकी प्लान है, सीआईए की प्लान है। और बांग्लादेश को तो बर्बाद कर रहा है, इंडिया को टारगेट कर रहा है। लेकिन इंडिया इतने आराम से न सीआईए के सामने झुकेगा, ना बांग्लादेश के जो है वहां पे जो लोग यहाँ पे इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं उनके कंट्रोल में आएगा। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश ने एक और काम किया, वो कहते हैं शेख हसीना को एक्सट्राडिट कर दो बांग्लादेश से। ये भी शायद आपने सुना होगा। अब हाँ, अब लोग सोचते हैं कि क्या इंडिया शेख हसीना को एक्सट्राडिट करेगा? देखिए हमारी एक्सट्राडिशन ट्रीटी है बांग्लादेश के साथ, लेकिन उसके अंदर बहुत से प्रोविजंस होते हैं। एक स्पेशल प्रोविजन है कि अगर कोई पॉलिटिकल इश्यूज पे किसी को टारगेट करेगा तो हम एक्सट्राडिट नहीं करेंगे, और हम एक्सट्राडिट करेंगे भी नहीं। ये लोग भूल जाए कि शेख हसीना को वापस भेजने के, शेख हसीना हमारी मेहमान है, हम उसकी इज्जत करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमने बहुत सेक्रीफाइस किया बांग्लादेश के लिबरेशन पे। हाँ सर ये र्यूमर है कि जो आर्मी चीफ है उनको भी सैक कर दिया जाएगा, एंड ये सेम आर्मी चीफ है जो मोहम्मद यूनुस को लेकर के आए थे। इज इट पॉसिबल कि आर्मी चीफ को सैक कर दिया जाएगा या कर दिया बिल्कुल जा कर सकता सकते हैं। है? देखिए एक्चुअली आर्मी चीफ भी जो है वो उनको अपॉइंट किया गया था शेख हसीना के द्वारा, लेकिन जो यहाँ पे कू कराया गया अमेरिका के द्वारा, वो कू में उन्होंने आर्मी चीफ की हेल्प ली। बगैर उसके तो कू नहीं हो सकता था, क्योंकि आर्मी चीफ यूएस के कहने पे या सीआईए के कहने पे वहां पे उन्होंने स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट थे वहां पे इंटरव्यू नहीं किया। लेकिन शायद वो अपने एक्सट्रीमिस्ट टाइप के आदमी को लाना चाहते हैं इस आर्मी चीफ को रिप्लेस करके। वो करेंगे जो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कुछ महीने बचे हैं। देखिए बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, यहाँ पे इनके पास $20 बिलियन थे, बिजली हम देते हैं, पानी हमारी कंट्री से आता है, खाने पीने की चीजें इंडिया से आती हैं, और जहां का खाते हैं वहीं पे थकते हैं, उन्हीं को गालियां देते हैं। लेकिन इंडिया इनसे ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन खाने पीने की चीजें ही देख रहा। और साथ में जो इनके पास काउ चाहते थे जो स्मगल करके, उसको इंडिया ने काफी हद तक रोक दिया। ये काउ का मीट खाते हैं,
सस्ता भी पड़ता है और इनका शौक भी है। वो इंडिया भेज नहीं रहा, तो काओ इनको कहीं से नहीं मिलेगी। तो देखिए बेसिकली क्या है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी चरमरा चुकी है। अभी यूएस ने इनको डॉलर 3.5 बिलियन दिलाए थे वर्ल्ड बैंक से, जब मोहम्मद यूनिस यूएस के अंदर गए थे। लेकिन क्या वो सफिशिएंट है? 1 बिलियन डॉलर इन्होंने देना है इंडिया का, पावर बिल्स देने हैं सिर्फ वो। और हर एक महीने इनको अडानी जो पावर देता है वो देता है 100 बिलियन डॉलर की, वो भी इनको देनी पड़ेगी क्योंकि इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। कपड़ा इंडस्ट्री थी जो इनकी मेन अर्निंग थी, फॉरेन एक्सचेंज की 80% जो अर्निंग होती थी कपड़ा इंडस्ट्री से होती थी, और वर्ल्ड में नंबर 2 थी चाइना के बाद। अब वो बर्बाद हो चुकी है। स्ट्राइक के अंदर 400 बिलियन जो कपड़े की इंडस्ट्री थी उसको नुकसान हुआ, और कपड़ा इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े लोग हैं वहां से शिफ्ट कर चुके हैं, छोटी बंद हो गई हैं, कुछ बची है, बाकी इंडिया के अंदर शिफ्ट हो रही है, यूपी के अंदर शिफ्ट हो रही है। 10,000 करोड़ खर्च इन्वेस्ट कर रही है यूपी के अंदर। और दूसरी तरफ बांग्लादेश के पास कोई तरीका नहीं है अपने आप को स्टैंड अप करने का, क्योंकि एक्सपोर्ट उनके बंद हो चुके, अर्निंग कोई है नहीं, पेट्रोल के बिल देने, बाकी चीजों के बिल देने, कहां से देंगे? और इनके बैंक्स के अंदर पैसा खत्म हो चुका है, बैंक्स में पैसा नहीं दिया जा रहा, इतने बुरे हाल हो चुके हैं। अब वहां पे चीजें 60% महंगी हो चुकी हैं। लेकिन अब दूसरी बात ये आती है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट कब तक सर्वाइव करेगी, कब तक गुंडाइज्म चलेगा? क्योंकि लोग कुछ तो डिमांड करेंगे, जॉब खत्म हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है। हिंदुस्तान ने इंडिया को टारगेट किया, इंडिया भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि वहां पे हिंदू को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। और ये भी हो सकता है इंडिया एक तैयारी कर रहा है, एक प्लान बन रही है इंडिया के अंदर कि जो हिंदूज हैं उनको बचाने के लिए एक नए कॉरिडोर में सेटल किया जाए और इंडिया उसको प्रोटेक्शन दे। ये भी चल रहा है, वो इंडिया करेगा भी। और यूएस कब तक इनको सपोर्ट करेगा? लेकिन अगर यूएस की गवर्नमेंट चेंज होती है, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो भी काम हुआ बांग्लादेश के अंदर सारा उल्टा हो जाएगा, यानी कि दोबारा से शेख हसीना वापस जाएगी। और वैसे भी इंडिया ने कहा है, शेख हसीना की जो एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट थी, इंडिया ने कहा है कि हम जो अभी यहाँ पे डिस्कशन हो रही है कि हमारे पास 3 करोड़ बांग्लादेशी हैं, पहले उनको ले लो, फिर इसको भी दे देंगे जो इलीगल इंडिया के अंदर बैठे। देखिए जैसे हमारे यूएस के, यूके के साथ, ब्रिटेन के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, वहां पे आज तक एक आदमी वापस आया, वो भी अपनी मर्जी से बुलाया, वहां बैठा है, फिर वहां पे नीरव मोदी बैठा है। और इसके अंदर आप किसी को एक्सट्रेट करते हैं तो गवर्नमेंट वहां पे बहुत से प्रोसीजर्स हैं, कोई हाई कोर्ट चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, फिर हमारा होम मिनिस्ट्री, सब कुछ है। इंडिया किसी भी तरीके से शेख हसीना को वापस नहीं करेगी। और बांग्लादेश जितना मर्जी शोर मचा ले, कोई हम बांग्लादेश से डायरेक्शन देते नहीं, बांग्लादेश पे हम किसी चीज पे डिपेंड नहीं है। हम अपनी, हमारी जो इकोनॉमी है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, हमको वर्ल्ड में सपोर्ट है बहुत जगह से, डिफेंस हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो किसी भी तरीके से बांग्लादेश हमारे पे प्रेशर नहीं डाल सकता, सिर्फ यहाँ पे मिलिटेंसी कर सकता है। उसको टैकल करने के लिए हमारी पूरी प्लान तैयार हो चुकी है कि अगर बांग्लादेश से कोई टेररिस्ट आएगा तो उसको कैसे डील करना है। सर मैं कमिंग बैक टू द प्रोटेस्ट जो कल रात में हुआ था, उनका एक एजेंडा था, उनका ये कहना था कि उनको जो रेजिग्नेशन दिया है शेख हसीना ने, उसकी कॉपी उनको नहीं मिली है। तो वो सारी की सारा जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि दे वांट द रेजिग्नेशन इन ब्लैक एंड व्हाइट ऑन द पेपर। और जो उनके जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, हसनत, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, तो उन्होंने बोला था कि ये संडे तक उन्होंने टाइम मांगा है कि अगर आप देंगे तो ठीक है, नहीं तो अगेन वी आर गोइंग टू कम बैक ऑन द रोड। तो ये तो धमकी हो गई ना एक प्रेसिडेंट को, जो बोले कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा, आर्मी चीफ को हम सैक कर देंगे। और ऑन जस्ट ऑन द सिंपल प्रोटेक्ट उनको एक ब्लैक एंड व्हाइट पेपर नहीं मिला है शेख हसीना का रिजिग्नेशन का। देखिए इस टाइम पे बांग्लादेश इलीगल कंट्री है, इलीगल गवर्नमेंट है वहां पे। तो अब इनके प्रेसिडेंट को सैंक्शन करने, क्या इसको इसका इनको वहां से निकालने का क्या पर्पस हो जाएगा? क्या अचीव कर लेंगे? क्या उनकी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी? देखो बेसिकली क्या है, आज के दिन में जो मेन इशू है वो है इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी अच्छी है, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप अपने पैरों पे, किसी आदमी की बात ले लीजिए, अगर वो पैरों पे नहीं खड़ा तो क्या है, किसी पे डिपेंडेंट रहेगा ना। किस पे डिपेंडेंट रहेगा? बांग्लादेश को कौन देगा? इंडिया, भारत। तो अगर भारत को तुम तंग करोगे, भारत से हेल्प नहीं मांगोगे, तो भारत क्यों तुम्हारी हेल्प करेगा? देखिए बांग्लादेश के पास 2 ऑप्शन है, या तो बांग्लादेश बने पाकिस्तान, या बांग्लादेश बने मालदीव या श्रीलंका। क्योंकि पाकिस्तान हमारे से बिजनेस से करता, ट्रेड नहीं करता। आज कटोरा कटोरा लेके घूम रहा जगह जगह में, कोई उनको पैसे नहीं दे रहा। और वैसे भी कहा था नवाज शरीफ, जो उनके पहले प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि आप $1 बिलियन के लिए IMF के सामने जाते हैं, अगर आप इंडिया से दोस्ती कर लोगे तो आपको पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। और यही हाल बांग्लादेश का है। पाकिस्तान को $7 बिलियन मिले IMF से, इंडिया ने बांग्लादेश को $8 बिलियन दिए थे जब शेख हसीना यहाँ पावर में थी। तो दूसरी तरफ मालदीव देख लीजिएगा कैसे इंडिया को आंखें दिखा रहा था।
धीरे धीरे मालदीव हाँ। इंडिया के पास आ गया। जब उनको प्रॉब्लम हुई तो इंडिया ने उसको $50 मिलियन दिए सिर्फ, उससे बच गया। फिर अब वो इंडिया के अंदर आए, फिर कहा मेरी जो पॉलिसी है वो चेंज हो गई है, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी होगी। चाइना जाके मैंने गलती कर दी, और साथ में इंडिया ने कहा जी आपको $500 मिलियन चाहिए, हम दे देंगे, आप इंडियन करेंसी में अपना बिजनेस कर सकते हो, चीजें इंपोर्ट कर सकते हो, और साथ में अगर और चाहिए वो 400 मिलियन और दे देंगे। तो बांग्लादेश बच गया अल्टीमेटली, तो आपका मालदीव बच गया। और साथ में मालदीव ने कहा कि इंडियंस हमारी कंट्री में आए और यहाँ पे टूरिस्ट बन के आए तो हमको अच्छा लगेगा, तो शायद इंडियन भी वहां जाना शुरू कर देंगे। तो अल्टीमेटली बीजू को समझ में आ गया। इसी तरीके से जब आपका श्रीलंका के अंदर प्रॉब्लम हुई थी तो इंडिया ने हेल्प की थी उनको। तो इंडिया तो हेल्प करता है। देखिए बेसिक क्या है कि आपको चाइना भी लोन देता है, लेकिन चाइना जो लोन देता है वो देता है 5% पे, और अगर आप उसका लेके अगर एक्सचेंज का रेट लगाए तो उनको कई बार 7% पड़ जाता है, तो कंट्रियां उसको संभाल नहीं पाती। इंडिया जो लोन देता है वो 1% पे देता है, आईएमएफ भी 1% या उससे नीचे देता है, लेकिन आईएमएफ आपके ऊपर कंडीशंस लगाता है, इंडिया कोई कंडीशन नहीं लगाता। तो बांग्लादेश को सर्वाइव करना तो इंडिया की मर्जी से सर्वाइव करेगा, इंडिया की मदद से सर्वाइव करेगा। अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं, हमारे पास और भी तरीके हैं, और भी अल्टरनेटिव है। तो आज चाहे प्रेसिडेंट का इस्तीफा मांगे, चाहे आर्मी चीफ का मांगे, उनकी मर्जी, लेकिन यूएस तुम्हें बचा नहीं पाएगा। मैं एक और बात बता दूं, मालदीव के अंदर ना कू हुआ था एक बार, उस टाइम पे राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, शायद 1988 की बात होगी। तो उन्होंने अप्रोच किया यूएस को कि बचा लो। यूएस ने कहा जी हम तो बहुत दूर है, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। फिर इन्होंने मार्गरेट थैचर यूके की प्राइम मिनिस्टर थी, उनको अप्रोच किया। उसने कहा जी हम भी दूर है, हम तो आपकी मदद नहीं कर सकते। उससे पहले इन्होंने श्रीलंका से बात की थी, श्रीलंका ने मना कर दिया। पाकिस्तान से बात की, पाकिस्तान ने कहा हमारे पास तो कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि हम किसी की हेल्प कर सके। उस टाइम पे इन्होंने कुछ आसियान कंट्री उनसे हेल्प, सिंगापुर से हेल्प मांगी, सिंगापुर ने मना कर दिया। अल्टीमेटली जो मार्गरेट थैचर है उन्होंने कहा इंडिया से हेल्प मांगी, इंडिया क्लोज है। तो उन्होंने राजीव गांधी को फोन किया कि भाई बचा लीजिए, हमारे यहाँ हो गया। तो राजीव गांधी ने नेक्स्ट यहाँ पे 200 कमांडो भेज दिए, तो बचाया तो इंडिया ने। और इंडिया बांग्लादेश को बचा सकता है, लेकिन बांग्लादेश को उसके लिए अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, हेट इंडिया कैंपेन बंद करना पड़ेगा, और अपनी कंट्री की जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और इसको बचाने के लिए एक ही जो बंदा कैपेबल है वो है शेख हसीना। हमारी फ्रेंड है, हम उसकी इज्जत करते हैं, वो हमारी इज्जत करती है। तो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी कर लो, चाहे प्रेसिडेंट को हटा दो, चाहे आर्मी चीफ को हटा दो, लेकिन वो बांग्लादेश तभी सर्वाइव कर पाएगा जब इंडिया उनके साथ होगा, इंडिया उनको सपोर्ट करेगा। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ, 4097 किलोमीटर का, और बांग्लादेश के 3 तरफ इंडिया है, एक तरफ सी है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। लास्ट क्वेश्चन सर, 2 ऑप्शन, अगर ट्रंप वापस आते हैं तो बांग्लादेश की कंडीशन क्या होगी, और गॉड फॉरबिड इफ कमला हैरिस मतलब कमला हैरिस अगर आती है देन व्हाट, बांग्लादेश कहां पे खड़ा होगा इन बोथ द कंडीशंस? हाँ बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर तो ट्रंप आते हैं तो ट्रंप सारा उल्टा कर देंगे। यानी कि पहले तो उनका जो अटेंशन है वो है आपकी रशिया यूक्रेन वॉर की तरफ, वार खत्म हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन को पैसा देना बंद कर देंगे, आर्म्स देना बंद कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वार खत्म हो जाएगा। जब रशिया यूक्रेन वार खत्म होगा तो इसराइल के साथ खड़े होंगे, ताकि वहां पे हमास और हिजबुल्लाह उसको खत्म किया जा सके, उसका काम होगा। तीसरा उनका जो एजेंडा होगा वो न्यूक्लियर आर्म्स, जो इस्लामिक आर्म्स है, हो सकता है कि वो पाकिस्तान भी अटैक करें, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको डिस्ट्रॉय करें, और ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनका इंस्पेक्शन करें। और जो अगला नेक्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया था कि इफ आई कम टू पावर, इफ नहीं कहा, उन्होंने कहा आई विल कम टू पावर। तो जो आपका व्हाइट हाउस है वहां पे हिंदुओं को प्रोटेक्शन दी जाएगी, और जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अटैक हो रहा है उसके ऊपर ट्रंप पॉजिटिवली बांग्लादेश के अंदर इंटरवीन करेंगे और इनकी गवर्नमेंट को एक स्टर्न मैसेज देंगे, चाहे यहाँ पे मोहम्मद यूनिस हो चाहे कोई हो, कि स्टॉप करो, बंद करो, हिंदुओं पे अत्याचार करोगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और वो किसी भी तरीके से यूएस के डिक्टाट के खिलाफ जा नहीं सकते। ये तो एक बड़ा क्लियर मैसेज है। तो बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वापस आएगी और इंडिया उनको सपोर्ट करेगा पूरे तरीके से। तो अगर ट्रंप आ गए तो बांग्लादेश का जो फ्यूचर है वो सेफ हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर कमला हैरिस आती है, कमला हैरिस किसी भी तरीके से कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन आज जो यहाँ पे इंडिया के ऊपर अटैक किया है, इन्होंने तंग किया है उसको, इंडिया को, इंडिया ने भी इनको जवाब देना शुरू कर दिया। जैसे इस टाइम पे पीएम मोदी गए रशिया के अंदर अटेंड करने, जो वहां पे ब्रिक्स की मीटिंग है, 5 कंट्री ब्रिक्स के अंदर, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका,
इनके साथ वहां पे 34 दूसरी कंट्री वहां पे पार्टिसिपेट कर रही है। तो एक नया ब्लॉक बना और एक बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया गया वेस्ट को, नाटो को, कि अगर तुमने G7 बनाया तो हमने यहाँ पे ब्रिक्स बनाया और हम यहाँ पे भी बात कर सकते हैं, अपने इश्यू पे अपनी बातें डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे RIC तैयार हो रहा है, रशिया, इंडिया, चाइना एक ग्रुप था और ये ग्रुप बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप होगा क्योंकि इसके अंदर आधे से ज्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन इन्वॉल्व होगी और कोई भी इसको इग्नोर नहीं कर पाएगा। अगर चाइना इंडिया के साथ मिल जाता है, इंडिया से दोस्ती करता है, जो उसने पहला स्टेप ले लिया कि यानी कि बॉर्डर पे जो उनकी फोर्सेस खड़ी थी, उन्होंने कहा हम इसको विड्रॉ कर लेंगे क्योंकि आज चाइना को इंडिया की जरूरत है। तो ये एक जो ग्रुप है ये यूएस को टैकल कर सकेगा, चैलेंज कर सकेगा और साथ में यहाँ पे सऊदी अरबिया भी और यूएई उनके भी लोग बैठे हुए थे, यहाँ उनके हाई जो लीडर थे यहाँ पे बैठे थे, तो वो भी इसके साथ है। और वैसे भी कह दिया पुतिन ने कि मैं पीस एग्रीमेंट करने को तैयार हूँ यूक्रेन के साथ और सऊदी अरबिया एक लोकेशन होगी जहां पे हम पीस एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सारी तैयारी हो चुकी है और कमला हैरिस को झुकना ही पड़ेगा। पीएम मोदी इंडिया को जो टारगेट कर रहे थे वो टारगेट इनको शिफ्ट करना पड़ेगा इंडिया से, और अगर यूएस शिफ्ट नहीं करेगा तो नुकसान यूएस का होगा क्योंकि चाइना इस टाइम पे ताइवान पे कब्जा करने की तैयारी में है और इंडिया इनकी मदद नहीं करेगा। अभी जैसे चाइना ने ताइवान को 70 से घेर रखा है तो वहां पे एक टास्क फोर्स गई है यूएस और कनाडा की, लेकिन इंडिया उसके अंदर नहीं है। तो इंडिया तभी यूएस की मदद करेगा जब यूएस इंडिया के साथ होगा और इंडिया को टारगेट नहीं करेगा। और उसके लिए एक कुछ डिमांड्स होंगी हमारी कि बांग्लादेश को तंग ना करो, हिंदूज को टारगेट ना करो। तो मुझे लगता है कि चाहे ट्रंप आएगा तो जल्दी काम हो जाएगा, कमला हैरिस आएगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली उनको इंडिया के एजेंडे पे चलना पड़ेगा, इंडिया की मदद लेनी पड़ेगी चाइना को काउंटर करने के लिए। और अगर चाइना के साथ इंडिया मिल गया तो यूएस के सारे प्लान फेल हो जाएंगे और चाइना इवन ताइवान पे कब्जा कर सकता है। ब्रिक्स की जो मीटिंग हो रही है इस समय रशिया में, क्या ऐसा हो सकता है कि थोड़े दिनों के बाद में हम यूरेशिया यूनियन का भी नाम सुनेंगे? यूरोप यूनियन के बाद में यूरेशिया यूनियन। देखिए बेसिक बात क्या है कि हम बहुत से जैसे एससीओ में इन्वॉल्व हैं, ब्रिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, लेकिन ब्रिक्स एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बन के आ रही है क्योंकि ये अपनी करेंसी भी चलाने वाले हैं। अपनी करेंसी की पहले भी बात हुई थी, इनकी करेंसी होगी तो यूएस के डॉलर पे जो वर्ड डिपेंड करता है वो कम हो जाएंगी। वैसे बहुत सी कंट्री ने डॉलर को डीडॉलराइजेशन करना शुरू कर दिया। हमने मालदीव के साथ ट्रेड शुरू कर दिया है, डॉलर्स में नहीं बल्कि लोकल करेंसी में। हमारी जो ट्रेड होती है रशिया के साथ वो भी डॉलर्स में नहीं होती, यूरो के अंदर मतलब इंडियन रुपीस के अंदर होती है और रशियन करेंसी में होती है। हाँ, तो दूसरी तरफ हाँ दूसरी तरफ जो सऊदी की जो ट्रेड होती है चाइना के साथ वो युआन में होती है, यानी कि उनकी करेंसी में होती है। तो यूएस को अगर वर्ल्ड के ऊपर अपना प्रभाव जमा के रखना है तो उसको इंडिया के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। अगर वो हेट की पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे तो चल नहीं पाएंगे और इंडिया किसी पे डिपेंडेंट तो है नहीं। अगर दूसरी तरफ जैसे कनाडा के वहां पे बात उठ रही है कि कनाडा इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दे, तो अगर कनाडा ने इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दी, हमारी ट्रेड दोनों कंट्री की है 7.95 बिलियन की, जिसमें से 4.75 बिलियन हम कनाडा को एक्सपोर्ट करते हैं और बाकी वहां से इंपोर्ट होता है। कुछ दालें वहां से लेते हैं जो इंडिया ने पहले ही शिफ्ट कर दी है, कनाडा को छोड़ के कहीं और से ले रहे हैं, हम उस पर इसलिए डिपेंडेंट नहीं। दूसरी तरफ कुछ डिफेंस के इक्विपमेंट ले रहे थे जो हमने वहां से डील को कैंसिल कर दिया, तो नुकसान तो कनाडा का ही है। कनाडा एक डेवलप कंट्री है लेकिन सिर्फ नाम की डेवलप कंट्री है। आज कनाडा ना तो इंडिया के सामने खड़ी हो सकती है, ना इंडिया के सामने कोई शर्त रख सकती है। पन्नू का इशू तो टेम्परेरी इशू है, निज्जर का इशू टेम्परेरी इशू है, जिस नॉन इशू को जिसको यूएस ने इशू बना के रखा है। हमारी नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस टाइम पे, हम 25 सबमरीन बना रहे हैं एट ए कॉस्ट ऑफ $35 बिलियन 31 बिलियन, और हमारे पास अभी तक 18 सबमरीन है, लेकिन 25 नई सबमरीन बना रहे हैं, ड्रोन्स बना रहे हैं, यूयूवीस बना रहे हैं, यानी कि अंडर वाटर जो सबमरीन के साथ ड्रोन चलते हैं वो बना रहे हैं। 114 एयरक्राफ्ट ले रहे हैं हम, फ्रांस से लेंगे कि यूएस से लेंगे या रशिया से लेंगे। साथ में 3 सबमरीन हम ले रहे हैं फ्रांस से, न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे हैं, जेट के इंजन ले रहे हैं वहां से। फ्रांस इस टाइम पे इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगाने के चक्कर में कि हम जेट के इंजन यहाँ बनाएंगे। यूएस भी इंडिया को मदद कर रहा है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया के साथ ट्रेड बिजनेस हर एक करना चाहता है, तो इंडिया सबके साथ काम करके अपने आप अपने पैरों पे खड़ा है क्योंकि हम इंपोर्ट के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहते। तो इंडिया को किसी भी तरीके से किसी कंट्री के लिए इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है, अगर इग्नोर करेगा तो उसका नुकसान होगा। तो ये आज इंडिया ना तो चाइना से डरता है क्योंकि इंडिया अकेली कंट्री है जो चाइना के सामने खड़ी है बॉर्डर पे, अदरवाइज किसी की भी फोर्सेस वहां पे बॉर्डर पे चाइना के सामने खड़ी नहीं हो सकती।
और चाइना भी आज इंडिया से घबरा गया है, इसीलिए अपनी फोर्सेस को उन्होंने विथड्रॉ कर लिया बॉर्डर से। और इससे पहले डोकलाम हुआ था 2017 में, जब चाइना ने अपनी फोर्सेस को खड़ा किया था, लेकिन 73 दिन के बाद उसको विथड्रॉ कर लिया। लेकिन आज इंडिया मजबूत है, और जिस तरीके से पीएम मोदी की विजिट हुई है रशिया के अंदर, और जो उन्होंने हगिंग की है पुतिन के साथ, इससे पूरे वेस्ट पे एक धमाका हो गया कि पीएम मोदी इस टाइम पे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ आ रहे हैं, और इंडिया की इमेज बन रही है। और साथ में पीएम मोदी की इमेज को देख करके पूरा वर्ल्ड इस टाइम पे दहशत में है, जो इंडिया को पसंद नहीं करते। अल्टीमेटली इंडिया को पसंद करना पड़ेगा उनको, यही मैं बात कहूंगा। सर, पुतिन का एक वीडियो है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, न्यूज चैनल पे भी उसको देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी है, जहाँ पे पुतिन कह रहे हैं कि मेरी और मोदी की दोस्ती ऐसी है कि अगर ट्रांसलेटर भी बीच में नहीं होगा तो भी हम दोनों एक दूसरे की बात समझ जाएंगे। तो मोदी देखो जी का ये मुझे पता, लगता है ये जलवा हाँ, है। देखिए ये एक्चुअली दोस्तों के टेलीपैथी होती है। पीएम मोदी अकेले आदमी जिसने पुतिन को चैलेंज किया था कि ये वार का टाइम नहीं है, पीस का टाइम है। पुतिन सुनते रहे एक बात, मतलब आप पुतिन जैसे आदमी को ये बात कह सकते हो? ये जलवा किसमें है, ताकत किसमें? मोदी में। जब इनके पास शहबाज शरीफ आए थे पुतिन के सामने, तो उनके तो ईयरफोन्स भी डूब गए, घबरा गए, कहां करना है। लेकिन पुतिन के सामने ना तो मोदी घबराए, ना डोनाल्ड ट्रंप के सामने, ना जो बाइडेन के सामने। जब किसी मीटिंग में होते हैं पीएम मोदी, जो बाइडेन वहां घूम रहे होते हैं, तो पीएम मोदी के कंधे पे हाथ लगा के कहते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूं। लेकिन वहां के कुछ गवर्नमेंट के लोग हैं, वहां की गवर्नमेंट के यूएस के लोग हैं जो इंडिया को हेट करते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सिचुएशन आ चुकी है कि इंडिया रिकवर कर चुका है, जो भी उसको झटका लगा था, चाहे 2024 का इलेक्शन, जब से हरियाणा का इलेक्शन जीते हैं बीजेपी, सारी सिचुएशन नॉर्मल हो गई। इवन आप देखिए फारूक अब्दुल्ला, जो इंडिया को गालियां देता था, कहता था पाकिस्तान से दोस्ती कर लो, आज वो पाकिस्तान को धमकी दे रहा है कि तुम बाज आ जाओ, कि कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। तो ये पीएम मोदी का कल्चर, पीएम मोदी की पावर, पीएम मोदी का एजेंडा, और पीएम मोदी की इमेज, और पीएम मोदी की पर्सनैलिटी सब शो करती है कि पीएम मोदी एक बड़े लीडर हैं, और यूएस को भी बात माननी पड़ेगी। और इंडिया के साथ जो आज कर रहे हैं, कभी पन्नू कभी निज्जर, उसको खत्म करना पड़ेगा। बांग्लादेश से हम लोगों ने शुरू किया, और बहुत सारे और भी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए। ब्रिक्स भी हम लोगों ने कवर कर लिया, ब्रिक्स समिट जो है इस समय। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू सो मच सूद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटे से वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत रेलिवेंट है। थैंक यू सो भाई मच। बुरा मत मानना, जी छोटा जी। वीडियो था, लेकिन 22 मिनट हो चुके हैं वीडियो को। हाँ हम लोगों ने प्लान किया था 10 मिनट से ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन जब बात करना शुरू करते हैं तो बल्कि बल्कि ये रोकना पड़ रहा है। चाहे तो हम लोग और भी बातें बहुत सारी कर सकते हैं, बट वी हैव टू बिल्कुल स्टॉप बिल्कुल। बिकॉज एक लिमिटेशन है। यूट्यूब में कितना लंबा मैं डाल सकती हूँ। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मेरा भारत महान। मेरा